Hello friends, this is your mentor CA Satish Jalan, and in this video I'm going to guide you how to prepare for CA Final SCMP November 21 exam. All the new things have come, so lots of confusions are going on in students' mind, so I want to clear that. Okay? So this video is must watch for all the students who have studied with us, and of course even if you have not studied with us, somewhere or anywhere if you have studied, you can still follow this video so that you are enlightened with what actually you need to focus upon and what should be your broad preparation strategy for this subject, right? So first of all, let me talk with our some specific students of batch 20A1 or 20A or 19B or 19A or the previous students, excluding, we are not talking to the students who have studied with us in 20B fast track of SCM or 21A regular batch. By chance if you are in this two batch, then you are not going to listen to this what I am going to say now. आपको जो बताया गया है अपने बैचेस में वो रेलिवेंट है, आपको जो कराया गया वो एकदम लेटेस्ट अप टू डेट सब कुछ कराया गया है. हाँ, बस आप ये सुन सकते हैं इसलिए कि क्या चीज पे ज्यादा स्ट्रेस देना है वो आपको पता चल जाएगा. बट बाकी लोगों के साथ बहुत सारा चीज ऐसा भी हुआ है जो चीज अब नहीं भी रेफर करने से चलेगा, तो इसलिए क्लैरिटी के लिए मैं आपको तीन चीज अभी बताने वाला हूं कि रिसोर्सेज टू रेफर, एडिशनल क्लासेस आपको क्या करनी है और प्रिपरेशन का सीक्वेंस आपको क्या मेंटेन करना है. ठीक है, तो फर्स्ट आता है रिसोर्सेज टू रेफर. मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इज ऑफ कोर्स योर ICA मैट, द लेटेस्ट वन विच हैज बीन रिलीज्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर May 21 ऑनवर्ड्स. तो ये मैट आपके पास होना चाहिए या इसका सॉफ्ट कॉपी होना चाहिए या फिर इसका प्रिंट आउट होना चाहिए, जैसा भी हो. इसमें सारा डिटेल्स ऑफ थ्योरीज वगैरह आपको मिलेगा, जो भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट का डिटेल्स है वो आपको मिलेगा. सेकेंड नंबर, आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है अपना SCMP DJB बुक, जो भी लेटेस्ट वाला बुक है आप वो लेने का कोशिश करें. अगर आपके पास पुराना बुक है तो पुराना बुक के बाद जो एक्स्ट्रा आया है वो सप्लीमेंट SGC वेबसाइट पे अपलोडेड है, उसको डाउनलोड कर लें. सप्लीमेंट्स चैप्टर वाइज सॉर्टेड नहीं होते हैं, लेटेस्ट बुक लेने से वो चैप्टर वाइज सॉर्टेड होता है. हाल में अभी जो बुक अवेलेबल है उसमें ये May 21 का शायद तक पूरा इंक्लूडेड नहीं है, उसके पहले तक का सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है. तो जो भी हो, सप्लीमेंट्स आर पार्ट ऑफ लाइफ. तो आप लेटेस्ट भी लेंगे तो इंस्टीट्यूट का कुछ ना कुछ तो नया आती रहेगा, तो सप्लीमेंट तो आपको लेते ही रहना पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है. 100% परफेक्ट बुक जैसे ही हम लोग तैयार करते हैं उसके बाद ही 10 दिन बाद हमेशा कोई ना कोई सप्लीमेंट आ जाता है. तो सप्लीमेंट इज अनअवॉइडेबल, इनएविटेबल, बट आपको लेटेस्ट बुक लेने से फायदा ये मिलता है DJB बुक में कि ICA मैट के सारे क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं, उसके अलावा उसमें RTP के, MTP के और पास्ट पेपर्स सारे आ जाते हैं. जितने भी ICA मैट में क्वेश्चंस है प्लस RTP, MTP, पास्ट पेपर सब कुछ आ जाते हैं. और अभी एक नया रिसोर्स आ चुका है इंस्टीट्यूट से, केस स्टडी डाइजेस्ट. तो केस स्टडी डाइजेस्ट जब आया था तो उस समय हमारा DJB बुक का एक वॉल्यूम, एक बैच प्रिंट हो चुका था, तो वो चैप्टर वाइज नहीं घुसाया, बट केस स्टडी डाइजेस्ट का हमने चैप्टर वाइज अलग से एक बुकलेट बना दिया है. वो बुकलेट हम आपके साथ SCMP DJB बुक में शेयर करते हैं. और अगर आपको सिर्फ वो बुकलेट ही चाहिए तो ये सब सप्लीमेंट SGC वेबसाइट पे भी अपलोडेड है, और बहुत सारे और भी सप्लीमेंट्स आपको हमारे SGC के टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएंगे. तो ये दूसरा आपका इंपॉर्टेंट रिसोर्स है SCMP DJB बुक अलॉन्ग विथ केस स्टडी डाइजेस्ट. दैट मीन्स बेसिकली यू हैव टू कवर ऑल क्वेश्चंस ऑफ ICA मैट, RTP, MTP एंड पास्ट पेपर फॉर योर एग्जामिनेशन. ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स अगर हम बोले तो आपके लिए ये दो ही आता है. एक तीसरा हमने आपको बना के दिया है, एक रिवीजन बुक जिसका नाम है SCM सेवियर. आई होप अभी तक आप सबको पता है उसके बारे में. वो एक रिवीजन बुकलेट है, छोटा बुक बना हुआ है, जिसमें आपके क्लास का सारा कॉन्सेप्ट्स
जो प्रैक्टिकल का आप लिखते हो वो, एज वेल एज जो भी थ्योरी आपको याद रखना होता है उसका समराइज्ड वर्जन इसमें दिया हुआ है। और इसमें भी ऑफ कोर्स ड्यू टू रिवीजन ऑफ आईसीआई मैट थोड़ा सा एडिशन हो गया है। अगर आप ये बुक हमारे वेबसाइट से लेते हैं तो हम आपको उसका भी अभी सप्लीमेंट दे रहे हैं। अभी रिवाइज्ड बुक, लेटेस्ट बुक जो सप्लीमेंट फ्री होगा, जो चैप्टर वाइज सप्लीमेंट के नोट्स को घुसा के निकलेगा, वो बुक अभी रेडी नहीं हुआ है। इट इज गोइंग टू टेक सम मोर टाइम, and if it will be ready, I will definitely tell you by a separate video. So I don't want you to stop until then. ठीक है, अगर आप अभी भी ये बुक हमारा ले लेते हैं तो आप अपना पढ़ाई चालू कर सकते हैं। तो जो नया बुक आएगा वो बस उसी को ही लेके, सप्लीमेंट को लेके अंदर घुसा के आपको नया बुक तैयार करके दिया जाएगा, और पुराना में छोटा छोटा जो स्कोप ऑफ इम्प्रोवाइजेशन है उसको बेटर करके दिया जाता है। बट वो नवंबर के पहले आ जाएगा क्या, या आप उस बुक के भीतर बैठ के अपना प्रिपरेशन को अटका के रखोगे, ये मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जैसे भी अपना पढ़ाई को फटाफट आगे बढ़ाएं। ऑलराइट, अगर आ जाएगा तो आप और उस बुक के पीछे खर्चा कर लीजिएगा, थोड़ा सा उसको नया ले लीजिएगा, जैसा भी हो देख लेंगे उसके ऊपर। नेक्स्ट आता है कि क्या हम लोगों को कुछ एडिशनल क्लासेस करनी है सर? तो जवाब है जी, बिल्कुल कुछ एडिशनल क्लासेस करनी है। चाहे आप हमारे इन सब बैच में से किसी भी बैच में पढ़े हो, और अगर आप 20B का फास्ट ट्रैक लाइव क्लास किए थे, ठीक है, 20B का फास्ट ट्रैक का लाइव क्लास किए थे, या आप इनमें से किसी भी क्लास में पढ़े थे, तो हो सकता है आप हमारे यहाँ नहीं पढ़ के कहीं और पढ़े थे, तो भी कुछ एडिशनल क्लासेस आपको करनी ही करनी है, जो हमारे YouTube में प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें पहला आपको करना है, जितना भी केस स्टडी डाइजेस्ट का क्लासेस है वो सबसे पहले क्या करना है, जितना भी केस स्टडी डाइजेस्ट का क्लासेस है वो करना है। केस स्टडी डाइजेस्ट क्लासेस क्या वो है, ये बेसिकली इंस्टीट्यूट से कुछ 49 क्वेश्चंस निकाले गए थे, जिसमें से 10-12 क्वेश्चंस पहले के मैच हो गए थे, तो जो बचे हुए क्वेश्चंस थे उसकी क्लासेस कराई गई थी, और वो सारे नए नए क्वेश्चंस थे जिसको इंस्टीट्यूट ने अभी हाल में रिलीज किया है, तो हो सकता है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो, इसलिए उसको तो करना ही करना है। इसका कुछ 16 क्लास आपको मिलेगा 2-2 घंटे का, 16 क्लासेस एट द रेट ऑफ 2 आवर्स ईच। आपको वो करना ही करना है, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये करने से क्या होगा ना, पूरा कॉस्टिंग माथा में वापस घूमना शुरू हो जाएगा। कब पहले कर लिया था उसका डर है कि अब क्या है नहीं है, तो ये कर लेने से पूरा कॉस्टिंग माथा में घूम जाएगा। और इस क्लासेस को जब मैं कराया हूँ तो एक बहुत ही सुंदर अप्रोच से कराया हूँ, जिससे कि आपका थ्योरी पढ़ने का जो डिमोटिवेशन होता है वो सब खत्म हो जाएगा। आप थ्योरी के लिए मोटिवेटेड हो जाएंगे, आपको पूरा एक स्ट्रक्चर मिलेगा कैसे पढ़ना है, मतलब पूरा ऐसा गाइडेंस आपको दिया हुआ है इन क्लासेस में कि यू विल गेट द फुल स्ट्रक्चर ऑफ हाउ टू स्टडी कॉस्टिंग व्हेन यू आर स्टडिंग कॉस्टिंग एक्चुअली। सो इसको सबसे पहले प्रायोरिटी में करेंगे। सेकेंड नंबर, आईसीआई मैट जैसा कि आप देख रहे हैं उसमें कुछ एडिशनल क्वेश्चंस और एडिशनल थ्योरी आ गया था। तो आईसीआई मैट का एडिशनल क्वेश्चंस, ठीक है, एडिशनल थ्योरीज, ये आपको करना है। आईसीआई मैट में आपका जो इस बार नया मैट आया था उसमें ओई का कॉन्सेप्ट, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस का कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया, जो हम लोग जेआईटी चैप्टर में पढ़ते हैं उसको आपको देखना है, ठीक है। तो आईसीआई मैट का एडिशनल क्वेश्चंस, एडिशनल थ्योरीज, ओई का कॉन्सेप्ट आपको देखना है। तीसरा नंबर, आपको सारे पेपर रिव्यूज के वीडियोस देखने ही देखने हैं। पेपर रिव्यूज के वीडियोस आपको देखने ही देखना है। अब ये कौन कौन सा देखना है, ये जैसे कि आपको पकड़ना पड़ेगा कि आपका बैच अगर 19A का था, तो 19A का था मतलब आप ऐसा मान लीजिए 2019 का रिकॉर्डिंग था, ठीक है। तो 19 का इनिशियल का रिकॉर्डिंग है, वो 19A माने 19 का इनिशियल का रिकॉर्डिंग था। तो 19 में जितना भी पेपर आया है इंस्टीट्यूट में 19 से अभी तक, वो सारा का वीडियोस आपको देखना ही देखना है। अब ये वीडियोस आप डेडिकेटेडली पेपर 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 करके देखो, या फिर आप ये जब डीजेबी बुक को सॉल्व करोगे, तो डीजेबी बुक पूरा सारा पेपर्स को कवर कर लिया है, तो उसमें जितना भी क्वेश्चंस है वो पेपर वेपर से जो भी आया हुआ है वो सब आपको करना है। तो पेपर रिव्यूज का वीडियोस जरूर करना है,
बट डेडिकेटेडली नहीं करके पेपर रिव्यूज का, आप जब डीजेबी बुक को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से आपको अपने आप पेपर रिव्यू का वीडियो करना ही पड़ेगा। अगर वो क्वेश्चंस नहीं होंगे तो पेपर रिव्यूज में जाके मिल जाएंगे आपको, राइट। सो प्रिपरेशन सीक्वेंस क्या होगा? प्रिपरेशन सीक्वेंस में सबसे पहले, जैसे अब होता है ना कि आपका कॉस्टिंग बहुत पहले से पड़ा हुआ है सर, अब स्टार्ट करना है तो कैसे करूं, क्या चीज को पहले पकड़ूं। तो प्रिपरेशन सीक्वेंस में सबसे पहले जो एडिशनल क्लासेस है उसको पहले खत्म करेंगे। एडिशनल क्लासेस में मेनली जो आपको पढ़ना है वो सबसे पहले नंबर 1 केस स्टडी डाइजेस्ट पढ़ना है, CSD लिख रहा हूँ शॉर्ट में, और नंबर बी आपको ICA मैट का जितना एडिशनल्स है उसको पढ़ना है। ये सबसे पहला काम आपको करना चाहिए, और मेरे नज़र में ये काम आपका अगर पूरा दिन भर बैठोगे तो 4 दिन लगेगा, 4 days इट विल कंज्यूम मेरे हिसाब से, अगर पूरा दिन बैठोगे। हाँ, अगर नॉर्मल स्पीड पे देख रहे हो, अगर आप लोग स्पीड बढ़ा के देखोगे तो 3 दिन में हो जाएगा। मतलब एक होता है ना आप लोगों का एक आदत होता है हाई स्पीड में देखने का, और आपको पता है मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ तो आप हर चीज को मेरा फास्ट कर ही देते हो, मुझे मालूम है। तो 3 days विथ स्पीड, और अगर नॉर्मल स्पीड में देख रहे हो तो 4 days लगेगा। तो मैं एक रफली लिख देता हूँ, 3 to 4 days का टाइम तो यहीं पे चला जाने वाला है। तो मेरा एक आपसे कहना रहेगा कि आप ये वाला 3 to 4 days को कृपया करके अपने कॉस्टिंग के अलॉटेड डेज में काउंट ही ना करें। आप कोशिश करें, हो सकता है आपका कोई और सब्जेक्ट चल रहा हो तो उसके बीच बीच में 3 to 4 days का काम निपटा सकें। हो सकता है निपटाने में उसको 7-8 दिन लग जाए, मतलब 3 to 4 days मतलब इतना सारा काम आप निपटा सकें जिससे कि 3-4 days आपका ओरिजिनल काउंटिंग में ना आए। मैं ऐसा चाहता हूँ। हो सकता है जैसे आप 1 जुलाई से प्रिपरेशन स्टार्ट करें फॉर एग्जाम्पल, तो 1 जुलाई से जब स्टार्ट करें तो ये 3-4 days का जो एक्स्ट्रा पढ़ाई है वो 1 जुलाई के काउंट में ना आप उसके पहले कर ले तो ज्यादा बेटर है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब मान लीजिए वो समय निकल गया, अगर नहीं हाथ में एकदम टाइम, तो ठीक है, राम भरोसे वैसे ही होगा। 3-4 days आपका इनिशियल इसमें जाएगा ही जाएगा, और ये जरूरी है, आप इसको कहीं से भी ओमिट करने का मत सोचिएगा, क्योंकि इसी से पूरा नया जो तरीका है एग्जाम का वो पूरा आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा। और बहुत सिंसियरली इसका क्लास को करना है, ऐसा नहीं कि बस खटाखट मार लिया। ऐसा करना है कि वो क्लास एकदम ऐसा हो कि वो वन शॉट जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम तक का काम कर जाए। सेकेंड नंबर आपको क्या करना चाहिए, हमारे यूट्यूब चैनल पे SCM मैराथन रिवीजन अपलोडेड है, ठीक है। मैराथन रिवीजन वीडियोस को आप रेफर कर सकते हैं, और उसमें चैप्टर नंबर 1, जैसे कि फॉर एग्जांपल वीडियो नंबर 1 में आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 1, तो फर्स्ट चैप्टर को आपने उठाया, उसमें मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर रेलेवेंट कॉस्टिंग है तो उसको उठाया, उसका वही हाई स्पीड में वीडियो को सुना कि सर ने क्या क्या बोला। उस रिवीजन क्लासेस में मैं आई एम यूजिंग SCM सेवियर बुक, आई एम यूजिंग SCM सेवियर बुक। वो सेवियर बुक अगर आपके पास नहीं है तो आपको SJC वेबसाइट से लेना पड़ेगा, और अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है, पहले से अगर है तो SCM सेवियर बुक में मेरे साथ साथ वो रिवीजन आपने फटाफट सुन लिया, ठीक है। सुनने से क्या हुआ कि पूरा चैप्टर एक बार माइंड में रन कर गया, गो थ्रू हो गया। उसके बाद थर्ड नंबर क्या करना है आपको, उस चैप्टर का DJB बुक में जितना क्वेश्चंस है, DJB बुक में जितना भी क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करना है। ये दोनों काम आपका चैप्टर वाइज पैरेलली चलते रहेगा, चैप्टर वाइज पैरेलली चलते रहेगा। ये आपका प्रिपरेशन का सिस्टम है। अब आप पूछेंगे कि सर आपसे जब पढ़े थे तो आपका मैट में इतना क्वेश्चंस था, आपका वर्कबुक था एक अलग से, उन सब का क्या हुआ? उन सबको अब नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि क्या होगा, उन सबसे कॉन्सेप्ट तो उस समय सिखा दिया, वो सारे क्वेश्चंस में से जो जो क्वेश्चंस आपको करने हैं वो अपने आप DJB बुक में आ जाएंगे। तो उधर करोगे फिर DJB में रिजेक्ट करोगे, ऐसा नहीं चाहते हैं। होता है ना कि वहां पे जो पढ़ा था फिर DJB में सेम मिल रहा है तो काट देंगे, DJB काट देंगे आप, वो हम ये नहीं चाहते। हम बोल रहे उसको जो पढ़ा था एक बार साइड कर दो क्वेश्चन आंसर को, अब आप आ जाओ सिर्फ DJB बुक में। DJB बुक और ऑफ कोर्स केस स्टडी डाइजेस्ट में जो जो कॉमन मिल जाएगा वो यहाँ पे ही है ना, यहीं से पढ़ो। तो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका DJB बुक और केस स्टडी डाइजेस्ट के थ्रू कवर होने वाला है।
तो उधर में जो जो सर इंपॉर्टेंट आप मार्क कराए थे उसका क्या, उसको एकदम लास्ट रिजॉर्ट में देखेंगे कि एकदम टाइम बचा हुआ है आपका, जो मैं भी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ उसके बाद तब आप देखिएगा। और मेरे हिसाब से मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसके बाद कुछ टाइम बचने वाला नहीं। अगर बचेगा तो सोचिएगा, हो सकता है ना आप बहुत एडवांस चल रहे हैं तब आप उसमें जाइएगा, नहीं तो अगर टाइम बचे तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप इसी का लूप बनाइए, मतलब वापस से जो यहाँ पे प्रिपरेशन सीक्वेंस में बनाया उसी को वापस से पढ़ने का कोशिश करें, जिससे कि याद ज्यादा रहे। ठीक है, और वो वाले क्वेश्चंस को ज्यादा करने का उतना महत्व नहीं है जितना जो लेटेस्ट क्वेश्चंस को करने का महत्व है। और इसी को ही वापस घुमाने से याद ज्यादा रहेगा, याद ज्यादा रहेगा तो एग्जाम में और अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, ये मेरा सजेशन है। तो सर आपने जो मॉड्यूल्स दिए थे वो मॉड्यूल 1 2 ऐसा आपने अलग अलग मॉड्यूल दिया था हमें, तो उसको पूरा हटा देना है एकदम। सर उसका वो केस स्टडी करके भी आपका लेटेस्ट 20A बैच में 19B बैच में बुक था, उसका क्या करना है। तो केस स्टडीज बुक में भी जो जो पढ़ने का केस स्टडी है, ठीक है, क्वेश्चंस है वो सब तो डीजेबी बुक में आ जाएगा, क्वेश्चंस तो सारा डीजेबी बुक में आ जाएगा। और जो थ्योरीज है उस केस स्टडी में जो जो थ्योरीज है वो थ्योरीज सेवियर बुक में रिवीजन बन के आ गया, उसमें जो जो थ्योरीज है वो सेवियर बुक में समराइज होके आ गया ना। तो आपको उसका भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि समराइज्ड वे में अब इसको पढ़ के एग्जाम में इलेबोरेट करना है। हाँ, अगर इलेबोरेटेड पढ़ना है तो हमारा वो बुक प्रेफर कर सकते हैं। अगर होता है ना कि समरी से उतना क्लियर नहीं हो रहा है, मेरे को थोड़ा सा इलेबोरेटेड पढ़ना है, अगर ऐसा आपके मन में आता है इलेबोरेटेड पढ़ना है, तो जरूर आप फिर हमारा जो मॉड्यूल है उसका थ्योरी नोट्स पढ़ सकते हो। मॉड्यूल का थ्योरी नोट्स पढ़ना, देखिए मैं ये चाह रहा हूं कि अलाउड है, उसमें कुछ गलत नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है, जस्ट क्या है वो टाइम आपका ज्यादा ले लेगा। मैं चाह रहा हूं अगर आपका सेवियर बुक से ही काम हो जाए तो। अब आप बोलेंगे सर मेरा वो मॉड्यूल ही पढ़ा हुआ नहीं है और मैं सीधा सेवियर में घुस जाऊं तो थोड़ा टेंशन है, क्योंकि सेवियर समराइज्ड है ना, तो वो फटाफट कवर किया जाएगा, तो उसमें तो उतना डीप में लॉजिक और डिटेल्स नहीं होगा जो रेगुलर में हुआ था। तो रेगुलर एक बार किया हुआ है, अब सेवियर पे फोकस करिए। सेवियर से अगर एकदम डिस्कनेक्टेड लगे, अगर एकदम याद ही ना आ रहा हो, तो उसका भी मैं आपको साधन बता दूंगा कि उसका भी एक साधन है। अगर एकदम याद नहीं आ रहा तो मैं बस यही चाह रहा हूँ कि आप जो रेलिवेंट चीज है आपके एग्जाम के लिए आप उसी पे ज्यादा से ज्यादा समय दें। तो सर उसमें जो पढ़ा था उसका समय बर्बाद हो गया फिर, अरे ये बात आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, उसमें जो पढ़ा था उससे कंसेप्ट मजबूत हो गया। नॉलेज कभी है ना ऐसे नहीं होता कि टेम्पररी माइंड में रहता है, वो नॉलेज अगर उस समय सिंसियरली किया था ना तो माथा में घुसा हुआ है, तो वो घुसा हुआ है, इसलिए आपका अब आगे का जो जर्नी है वो स्मूथ होगा। जैसे क्लास 5 6 में अगर कोई लाइफ साइंस पढ़ लिया था, अभी सीए में आ रहे हैं, तो वो लाइफ साइंस काम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, तो बट वो लाइसेंस बेकार हो गया क्या, नहीं, वो पढ़ लिया इसलिए कि वो नॉलेज के लिए जरूरी था, और उससे आगे का जर्नी स्मूथ हो जाता है। क्लास 9 10 का जो पढ़ाई करते हो सीए में नहीं आता है, बट उससे आगे का जर्नी स्मूथ हो जाता है। तो बस आप ऐसे ही समझें कि जो पहले पढ़ाया था उससे अब आगे का जर्नी आपका स्मूथ हो जाएगा, आपका हाथ फटाफट चलेगा, आपका सम्स जब आप देखोगे ना आप बोले ओ ये खड़ा 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 आप कर दोगे। और इसका मैं गारंटी देता हूँ आपको, वो पुराना किया हुआ है उसका बेनिफिट्स आपको रीप होता हुआ मिलेगा जब आप डीजेबी बुक को कैचअप करोगे। ठीक है, तो ये आपका प्रिपरेशन सीक्वेंस रहा। तो आपको क्या चीज रेफर करने का जरूरत नहीं है, नो नीड टू रेफर, नो नीड टू रेफर एनी अदर स्टफ, एनी अदर स्टफ। ठीक है, हाँ, अगर आपको कुछ भी डिटेल में पढ़ना है, इफ एनीथिंग टू बी स्टडीड इन डिटेल, होता है ना कोई टॉपिक याद नहीं आ रहा है, एनी टॉपिक, एनीथिंग की जगह मैं लिख देता हूं इफ एनी टॉपिक टू बी स्टडीड इन डिटेल, आपको लग रहा है कि मेरे को ये कनेक्ट नहीं हो रहा तो मुझे थोड़ा सा एक बार इसका डिटेल देखना है, तो यू हैव टू ऑप्शंस, देन यू कैन गो टू आवर क्लास, क्लास का जो मैट है वो, या फिर आईसीए मैट जो लेटेस्ट वाला है उसमें, तो दोनों में से किसी में खोज के पढ़ लेंगे, तो बात एक ही होगी आपके लिए। तो अगर किसी को डिटेल में पढ़ने का जरूरत लगे तो आप उसको पढ़ो। रेस्ट आपको क्या करना है, रेस्ट आपको क्या करना है, आपको मेरा सेवियर बुक और डीजेबी बुक पे ही अपना प्रिपरेशन को बेस करना है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि स्मार्ट स्टडी की स्ट्रेटेजी क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेबस
आपका बहुत ज़्यादा है, 8 सब्जेक्ट है, कुछ कुछ सब्जेक्ट कॉस्ट से भी बढ़ के है, बड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, ऐसा भी है। तो स्मार्ट स्टडी कैसे किया जाए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्मार्ट स्टडी में सबसे पहले आपको सुपर 5 चैप्टर्स अपने खोजने पड़ेंगे। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर माई सुपर 5 चैप्टर्स। वो सुपर 5 चैप्टर्स आपको बर्ड्स आई व्यू से देखकर मिलता है, और ये बर्ड्स आई व्यू आपको हमारे डीजेबी बुक में मिल जाएगा। आप कौन सा चैप्टर में सबसे ज्यादा आ रहा है एग्जाम में वो खोज लो, और उसमें से 5 चैप्टर अपना ऐसा बना लो जो आपका एकदम ग्रिप में रहता है, जिससे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप कर लेंगे। उसका कोशिश करके थ्योरी या प्रैक्टिकल ऐसा मतलब माथा में रखना कि उसका थ्योरी का तो सारा पॉइंट्स याद है, तो प्रैक्टिकल का सारा क्वेश्चन देखते ही आपको उसका अप्रोच याद आ जाता है। ऐसा कुछ आपको करना पड़ेगा। तो 5 चैप्टर अपना कोर बनाना पड़ेगा, और इनफैक्ट ये आपको हर सब्जेक्ट में करने का कोशिश करना चाहिए। तो ये सुपर 5 कैसे चुनेंगे, बेस्ट क्या है, आईसीआई मैट में आपको ऑल टुगेदर 12 चैप्टर मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें से मैं 5 बोल रहा हूँ। 13वां चैप्टर आईसीआई मैट में केस स्टडी का, तो मैं उसको चैप्टर नहीं मानता, केस स्टडी तो हर चैप्टर का क्वेश्चन को कनेक्ट कर रहा है ना। तो आपको आईसीआई मैट में 12 मेन चैप्टर मिलेंगे, उसमें से आपको 5 चैप्टर चुनने हैं। तो 5 आउट ऑफ 12 अगर हम बोल रहे हैं तो इट इज कमिंग अप्रॉक्स 41.66%। ये 41.66% चैप्टर्स आपके ऐसे ग्रिप में होने चाहिए कि आधी रात को भी कोई आपको उठा दे और बोले इसका आंसर बता, तो आप बता के सो जाएंगे बिना रिवाइज के। ऐसा कुछ आपको करना है, और वो ऐसा नहीं कि बस जो आपको पसंद है वो चैप्टर होना चाहिए जिसका एग्जाम में वेटेज भी है। तो वो ट्रेंड एनालिसिस करके आपको मिल जाएगा। सर आप कुछ एक बार बता ही दीजिए ना कौन कौन सा चैप्टर, एक बार हम आपको बता सकते हैं। जैसे इन जनरल मेरे नज़र में आपका जैसे आईसीआई मैट के हिसाब से चले तो मॉडर्न बिजनेस इन्वायरमेंट, आईसीआई मैट के हिसाब से चले तो मॉडर्न बिजनेस इन्वायरमेंट जिसको हम चैप्टर 2 बोलते हैं, ठीक है। दूसरा मेरे नज़र में चले तो डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग जिसको हम चैप्टर 9 बोलते हैं, चैप्टर नंबर 9 है आईसीआई मैट में। तीसरा नंबर प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज जिसको हम चैप्टर नंबर 7 बोलते हैं आईसीआई मैट में। चौथा नंबर है कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स जिसमें टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, परेटो आता है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग आता है, इसको हम चैप्टर नंबर 4 बोलते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, एक मैं तो बताना ही भूल गया कि 12 चैप्टर नहीं है, अभी 11 हो गया है। एक चैप्टर आपका सिलेबस में हटा दिया गया है। कौन सा चैप्टर, चैप्टर 5 कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर स्पेसिफिक सेक्टर आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर स्पेसिफिक सेक्टर हटा दिया गया है, हैज बिन रिमूव्ड, तो उसको मत पढ़ने जाना। तो 11 चैप्टर ही हुआ ना एक तरह से। तो 5/11 अच्छा है सर, वो 5 को फिर 4 करेंगे क्या, नहीं, वो 5/11 ही रहेगा, वो 45% ही हो रहा है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये 4 मैंने आपको बता दिया, जैसे कि इन सबसे एग्जाम में बहुत ज्यादा आता ही है। 5th नंबर चैप्टर, आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पसंद है तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग उठा लो। जनरली बच्चा लोग से फीडबैक ही आता है सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत लेंदी लगता है, बट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो आपको कराया हुआ है और जो आपको करना है उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। बहुत कम करना है आपको, जो कराया हुआ मैंने तो बहुत कराया आपको। आपको जो करना है वो डीजेबी बुक खोलोगे तो समझ में आएगा, आप अपने आप ही उठा के खटाखट सॉल्व कर दोगे, इट इज पॉसिबल। तो इसलिए सुझाव दे रहे हैं कि आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग उठाना चाहते हो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग उठा लो, बजट उठाना चाहते हो बजट उठा लो, ठीक है। इसके अलावा एक कॉस्ट मैनेज कोई और चैप्टर आपको जैसे लगता है डिसीजन मेकिंग का उठाना चाहते हो आप डिसीजन मेकिंग का उठा लो, जो आपको मतलब ऐसा भी दिखे कि उससे आता भी है, उसको भी उठा सकते हो। मतलब ये 4 के बाद मैंने आपके चॉइस पे कोई एक और चैप्टर छोड़ दिया है, एनी वन एज पर योर चॉइस, बट आप देख लेना उससे आता है कि नहीं आता है। मेरे हिसाब से ये फर्स्ट 4 चैप्टर है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे तरफ से में पूछोगे तो एक चैप्टर मैं अगर और उठाऊंगा तो शायद जेआईटी उठा लूंगा, जेआईटी में उठा लूंगा, ये मेरा चैप्टर नंबर 3 है इंस्टीट्यूट मैट के हिसाब से। जेआईटी या लीन सिस्टम जिसको आप बोलते हो, जेआईटी या लीन बोल सकते हो आप, उसको मैं उठा लूंगा। अगर ये नहीं हुआ तो कोई एक और चैप्टर उठा लूंगा, अगर मुझे नहीं पसंद है तो कोई एक उठा लूंगा। तो ऐसे मैंने आपको बताया कि एक ऐसा सुपर 5
चैप्टर का प्रिपरेशन होना चाहिए। सर मैं ट्रांसफर प्राइसिंग छोड़ना चाहता हूँ, उसकी जगह स्टैंडर्ड कॉस्टिंग उठा लूँ, क्या कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। बट पॉइंट ये कि आपका 5 चैप्टर ऐसा होना चाहिए जिससे कि आप कुछ भी पूछो सर मैं बता दूंगा। और ऐसा हर सब्जेक्ट में आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। देखो इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर ऑल chapters to the level of 100%, but you can always prepare some chapters to the level of 100%, and that has to be in your bucket because that only ensure that you will obviously pass in the exam. नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिंग एट वन सोर्स। इसका मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ब्रिंग एट वन सोर्स का मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि देखो जब आप पढ़ाई करते हो ना तो सारा चीज इतना छितरा जाता है कि छितरा जाता है मतलब क्या होता है कि सारा चीज इतना सारा कॉपी, ठीक है। फिर सामने इंस्टीट्यूट मैट, अगर आप खाली कॉस्टिंग के से जाएंगे ना तो कॉस्टिंग के लिए पूरा एक टेबल भर जाएगा कि इधर इंस्टीट्यूट मैट पड़ा हुआ है, इधर आपका क्लास नोट्स पड़ा हुआ है, फिर इधर ट्यूशन मैट पड़ा हुआ है, फिर कोई बच्चा लोग फास्ट ट्रैक भी ले लेता है वो पड़ा हुआ है, फिर रिविजन का नोट्स है, फिर किसी और का नोट्स वोट्स भी जुगाड़ करके प्रिंट आउट करके बैठ गया है, फिर सप्लीमेंट्स है, फिर ये बुक्स है, कितना सारा चीज है। तो मेरा ये कहना है कि ट्राई टू ब्रिंग एवरीथिंग एट वन प्लेस। वन प्लेस मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, वो हो सकता है आपका अपना ओन हैंड रिटन समरी नोट्स भी हो सकता है, आपने अगर प्रिपेयर किया हुआ है तो। नहीं तो मेरा सुझाव है जैसे कि SCM सेवियर बुक को बेस लिया, एक एक चीज को बेस लेना पड़ेगा, टेक अ बेस। ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि सेवियर बुक को बेस ले लिया। उस सेवियर बुक में आपने देखा कि सर का सारा प्रैक्टिकल भी लिखा हुआ है और थ्योरी भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल भी है इस बुक में, अगर आप देखने गए तो थ्योरी भी मिल गया आपको, फैंटास्टिक हो गया। बट अब क्या हुआ कि इसमें आपको लगा कि कुछ और भी डाला जाना चाहिए जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट था, मेरा छूट रहा है, कोई क्वेश्चन से वो निकल के आ रहा है, कोई क्वेश्चन का कोई पॉइंट है जो निकल के आ रहा है, या फिर कोई ऐसे मैट को आपने पढ़ा था उससे निकल के आ रहा है, कहीं से भी कोई इससे निकल के आ रहा है तो उसका भी आप वहां पे ही नोट्स लिख सकते हैं। अब वो बुक इतना स्पेशियस नहीं है कि आप दुनिया भर का नोट्स लिख सकते हैं, तो वो ओन नोट्स का आप शीट बना सकते हैं और वो शीट्स को आप सेवियर बुक के अंदर घुसा के स्टेपल करके रख सकते हैं, या फिर सेवियर बुक को फाड़ लीजिए और फिर उसको फाइल बना के आप यूज कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर आप मान लीजिए ओन नोट्स अलग जगह ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है शीट में, बट सेवियर बुक में जहां जहां पे वो ओन नोट्स लिंक होता है उसका रेफरेंस लिख दीजिए कि ये प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट का नोट्स है, कॉन्सेप्ट नोट्स है, तो वहां पे ये आपका ओन नोट्स कनेक्ट हो रहा है, थ्योरी का जगह कनेक्ट हो रहा है। तो ये इंटरलिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉस रेफरेंसिंग ये आपको करना ही करना है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन योर फर्स्ट रिविजन दैट यू डू। तो फर्स्ट रिवीजन में जस्ट ये नहीं कि बस क्वेश्चन पढ़ा और आंसर निकाला, क्वेश्चन पढ़ा और आंसर निकाला, या फिर क्वेश्चन पढ़ा और आंसर देख लिया, वो नहीं। क्वेश्चन पढ़ा आंसर निकाला तो करना ही है, पढ़ के खाली आंसर देखने से तो काम बनेगा ही नहीं, क्वेश्चन पढ़ना होगा और आंसर अपने आप निकाल के देखना पड़ेगा। उसके बाद आप जब पढ़ रहे थे तो आपको पता चला कि अरे इसमें ये नया है, ये बात तो नया मिल गया, केस स्टडी डाइजेस्ट में ऐसा कई सारा सिनेरियोज होगा, ये तो एकदम ही नया मिल गया। जो लेटेस्ट डीजेबी के क्वेश्चंस करेंगे उसमें भी कुछ ऐसा 2-4 पॉइंट्स आ जाएगा, वो तो सर का सेवियर में भी नहीं मिला था मेरे को, बट ये तो क्वेश्चन में मिल गया। तो वो चीज का एक अलग से नोट बनना चाहिए। अब वो नोट बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं बनाना है, शॉर्टेस्ट वे में बनाओ, और वो ओन नोट्स आप अपना यहाँ पर ओन नोट्स आप यहाँ पर जरूर जरूर अपना सेवियर के इंटरलिंकिंग में रखो। ओन नोट्स अपना जरूर से जरूर अपना सेवियर के इंटरलिंकिंग में रखो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो क्या होगा कि आपके पास रिवीजन डे के लिए, डे बिफोर के लिए सिर्फ एक ही चीज होगा, बाकी सब आपके लिए ना रेफरेंस के लिए रह जाएंगे, आपको जरूरत पड़े तो आप यूज करना, बट मेन चीज आपके पास बहुत समराइज और कंडेंस्ड वे में आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा, ये ब्रिंग थिंग्स एट वन प्लेस ऐसा हर सब्जेक्ट में करना चाहिए, जिससे कि आपका डिपेंडेंसी सिर्फ एक ही जगह है, आप कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल जगह डिपेंडेंट नहीं रहेंगे
कि ये चैप्टर मेरे को यहाँ से पढ़ना है, वो चैप्टर यहाँ से पढ़ना है, वो चैप्टर वहां से पढ़ना है, और फिर या एक ही चैप्टर को 3 जगह से पढ़ना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब चीज को एक जगह लेके आना है, और ये आपका फर्स्ट रिविजन का गोल होना चाहिए, राइट। थर्ड बात मैंने आपको बताया कि जब भी आप पढ़ाई करेंगे, जब भी आप पढ़ाई करेंगे, उसमें मार्किंग करते करते पढ़ाई करना है। मार्क माने मार्किंग, हाइलाइट्स। ये जैसे मार्क करें ना, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये जो मार्किंग है, ये हाईलाइट करना, ये हाईलाइटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। हाईलाइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस मार्किंग और हाईलाइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये हाईलाइटिंग के लिए बहुत बार होता है, हम लोग अपने जमाने में 3 कलर यूज करते थे। एक बार फर्स्ट टाइम जब रिवाइज करेंगे तो रेड कलर से किया, सेकेंड टाइम मान लीजिए ब्लैक से किया, थर्ड टाइम ग्रीन से किया, ऐसा भी करते थे। अब हम ये हाइलाइटर लेके नहीं करते थे इन जनरल, हम लोग तो बस पेन से ही, जेल पेन या नॉर्मल बॉल पेन से ही टिक कर लेते थे या अंडरलाइन कर लेते थे, उसी से हमारा काम हो जाता था। किसी किसी को हाइलाइटर पसंद है तो हाइलाइटर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट पॉइंट इज, ये मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्किंग बहुत स्ट्रेटेजिक होना चाहिए कि जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पढ़ कर रहे हैं ना, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आपका जो एग्जैक्ट ऐसा लाइन दिया हुआ है जिसमें ट्रिक छुपा हुआ है, बस वही मार्किंग होगा। एक एग्जैक्ट एरिया जिसमें ट्रिक छुपा हुआ है, उसी को ही मार्किंग करना है। एक ऐसा लाइन जो पूरा सम को खोल के रख देगा, उसी को मार्क करना है। या फिर आपको लगे कि उस सम में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मार्क करने लायक है, तो मत मार्क करिए, कुछ मत मत मार्क करिए, जबरदस्ती अंडरलाइन फंडरलाइन मत करिएगा, ठीक है। जबरदस्ती का कलरिंग करके मत रखिएगा, जबरदस्ती का इजी हार्ड कुछ मत लिखिएगा। बस एकदम पिन पॉइंट, जो सम में आपको जो जिस कारण से लगता है कि यह सम इस कारण से यूनिक बना हुआ है, वो कारण को, वैसे तो हम लोग अपने बुक में व्हाट्स न्यू बोल के एक सेगमेंट बना के दिए हुए हैं, वहां लिख के रखते हैं, आपको लिखवा भी देते हैं, आपने पता ही है। बट अगर बाई चांस भी आपका अगर वो नहीं किया हुआ है, तो अब रिवीजन करते वक्त तो कारण को खाली मार्क करके रखना है, और उसी कारण का निवारण जो सॉल्यूशन में दिया हुआ होगा उसको मार्क करके रखना है, कि नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो उस क्वेश्चन को हम पूरा नहीं देखेंगे, उसका सिर्फ वो स्पेसिफिक जो हाइलाइटेड पोर्शन है उतना ही मुझे देखना है, बाकी तो मैं कर लूंगा। और थ्योरीज में जब हम आते हैं, तो थ्योरीज में मार्क करने से खाली नहीं होगा। थ्योरी में मुझे आपसे चाहिए लिस्ट ऑफ पॉइंट्स। से प्रैक्टिकल में मैं क्या बोल रहा हूं, ट्रिक मार्क कर लो, ट्रिक इन क्वेश्चन एज वेल एज इन आंसर, जो उसका ट्रिक है, और उसको बहुत ज्यादा खिचड़ पिचड़ नहीं करना है, थोड़ा सा मार्क करना है। आंसर में कोई बड़ा सेगमेंट हो रहा है तो बॉक्स बना दोगे, वो बॉक्स को इंडिकेट कर दोगे कि ये बॉक्स को देखने से काम हो जाएगा। से बॉक्स बनाते जाओ, जैसे मैं प्रैक्टिकल लिख के बॉक्स बनाए ना, वैसे आप बॉक्स बनाते चलो, आंसर में कौन सा सेगमेंट पे मार्किंग करके आपको ध्यान देना है वही खाली करो। और थ्योरीज में देखो दोस्त, ये चीज को याद रखो, लिस्ट ऑफ पॉइंट्स बनाना सीख जाओ। मतलब आप जनरली, जैसे 2 तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक आता है प्योर थ्योरी, एक आता है प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी। और रेयर हो गया कि प्योर प्रैक्टिकल। प्योर प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन बहुत कम मिलेगा, ज्यादातर प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी मिलेगा। इवन इंटर में भी इंस्टीट्यूट ये सब पैटर्न अब चालू कर रहा है। आप लोग जो फाइनल में अभी देख रहे हो ना, वो सब पैटर्न इंटर कॉस्ट में भी अब चालू होने वाला है, जूनियर्स को बताइएगा, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी वाला क्वेश्चन है ना, आप प्रैक्टिकल तो कर ले तो खटाखट कैलकुलेटर में, आपको मजा आता है करने में, लोग थ्योरी को आप इग्नोर कर देते हो, थ्योरी है वो एडवाइस लिखना लिख लेंगे यार, अरे रेकमेंड लिखना लिख लेंगे। और इंस्टीट्यूट में जब आप एग्जाम देने जाते हो तो पता चलता है 16 मार्क का क्वेश्चन आया, ठीक है, या 20 मार्क का क्वेश्चन आया, जिसमें प्रैक्टिकल दिया 8 मार्क का और थ्योरी दे दिया 12 मार्क का, बस वहीं बम फुट गया। अब 12 मार्क का क्या आप लिखोगे, आपको लिखना ही नहीं आ रहा, आप अननेसेसरी ड्रैग करो, और इंस्टीट्यूट उस 12 में आपका पूरा खून चूस ले रहा है, आपको मार्क्स दे ही नहीं रहा। और वहां पे आप बोल रहे हो हम गलत क्या किया, हम गलत क्या किया, आप अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करो, इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि ये सही कुछ लिखा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो प्रैक्टिकल के साथ जो थ्योरी होता है, इंस्टीट्यूट को उसमें एक सेट ऑफ पॉइंट्स चाहिए। उस सेट ऑफ पॉइंट्स अगर आप लिस्ट नहीं बनाओगे तो याद ही नहीं रहेगा, और याद ही नहीं रहेगा तो आप लिख के कैसे आओगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन है जो लास्ट नवंबर 20 के एग्जाम में भी आया था, ईवीए के ऊपर है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ईवीए, अब क्वेश्चन बोल रहा है ईवीए निकालो, और फिर बोल रहा है आपको इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का एनालिसिस करो। तो एनालिसिस में आप सोचते हो एनालिसिस लिख लेंगे, क्या है उसमें, कुछ नहीं है।
हालांकि हम जब आपको पहले क्लास में पढ़ाते थे तो हम भी, मैं ये कन्फेस करता हूं कि मैं आपको प्रेरित करता था कि इसको अपने से भी बना के लिखा जा सकता है। बट ऑफ लेट जब इंस्टीट्यूट का अपने आंसर पैटर्न को देखा और बहुत सारे बच्चों का पेपर एनालिसिस किया, ठीक है, जिनका अच्छा मार्क्स आया और जिनका अच्छा आना चाहिए था बट नहीं आया, तो डिफरेंस एकदम क्लियर समझ में आ गया कि जो पॉइंट टू पॉइंट इंस्टीट्यूट का जो वो रिकमेंडेशन एनालिसिस को भी लिख पाए उसको बहुत अच्छा मार्क्स मिला, और जो वहां पे हौच पौच कर दिए उनका मार्क्स कट गया। और सारे क्वेश्चन में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में वो थ्योरी पार्ट है, तो थ्योरी पार्ट में मार्क्स ही नहीं उठ रहे, तो ओवरऑल पास होने के रिस्क हो जा रहे हैं। तो आपको अपना पढ़ने का स्ट्रेटेजी बस सही करना है कि मेरे को जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसके साथ जो एडजेसेंट थ्योरी मैटर भी है उसका भी मुझे छोटा छोटा पॉइंट्स बनाना है और उसको भी याद रखना है, उसको घुमाना है माइंड में। और हमको प्रैक्टिकल पूरा पूरा तो नहीं सॉल्व करना बार बार, बट वो जो थ्योरी है वो सिर्फ वो ऐसा ना हो कि मैं बस जो इंस्टीट्यूट मैट का कंटेंट के हिसाब से थ्योरीज है उतना ही पढ़ लूँ, क्योंकि एज इट इज वो थ्योरीज तो आंसर में रिप्रोड्यूस नहीं होता है ना। तो आंसर में किस तरह से थ्योरी लिखा जा रहा है उसको आपको लिस्ट ऑफ पॉइंट्स बनाना ही पड़ेगा। हो सके तो इसका चैप्टर वाइज एक अलग से नोट्स, जो मैं आपको बोला ना ओन नोट्स आपका होना चाहिए, वो सबसे ज्यादा होना चाहिए इसी चीज का। ओन नोट्स जो शीट में आपको बनाना है वो चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन पकड़ पकड़ के, जैसे फॉर एग्जांपल रेलिवेंट कॉस्टिंग है तो उसमें कैंटीन वाला क्वेश्चन आता है, तो कैंटीन वाला क्वेश्चन में फाइनेंशियल के साथ नॉन फाइनेंशियल क्या क्या पॉइंट्स हो सकता है। तो नॉन फाइनेंशियल पॉइंट्स जैसे कि वो रिजिड होता है ऑटोमेटेड सिस्टम, वो ह्यूमन के तरफ फ्लेक्सिबल नहीं होता है। कि दूसरा, जैसे कि एग्जांपल कभी कोई कार्ड लाना भूल गया तो, दूसरा कभी कोई टेक्निकल इशू हो गया तो ट्रांजैक्शन फेलियर हो जाएगा, तीसरा जो आदमी को आप निकालोगे उसका क्या होगा, एम्प्लॉय रिट्रेंचमेंट, एम्प्लॉय के साथ टर्म्स क्या होगा। तो ऐसे पॉइंट्स है जो आप एग्जाम हॉल में अपने से मन से बनाओगे उसका नंबर नहीं मिलेगा, वो पॉइंट्स आपको कैचअप करना पड़ेगा जो इंस्टीट्यूट बता रहा है, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ पॉइंट्स अगर हो सके तो चैप्टर वाइज फॉर डिफरेंट क्वेश्चंस अगर आप ये बना लेते हो ना, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि आपका एग्जाम में 80 नंबर आराम से आ जाएगा। 80 नंबर मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, अगर आप ये बना ले तो और रिटेन कर ले तो और एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर ले तो। मन से बनाने जाओगे फंस जाओगे। और ये चीज, मेरी बात एकदम गांठ बांध लेना कि आप दूसरे सब्जेक्ट्स में भी, लॉ में, ऑडिट में रेप्लिकेट करके देखो, आपका भर भर के नंबर आएगा। आपको इंस्टीट्यूट ये नहीं बोल रहा है कि मेरे को पूरा का पूरा वर्बेटिम लिख के दो, बट मेरा जो एरियाज टच किया हुआ है आंसर में, वो एरियाज आपको टच करके उनको आंसर में बताना है। वर्बेटिम कुछ नहीं जाना है, आप उसको अपने रीफ्रेम करिए अपने लैंग्वेज में, बट एरियाज जो वो अपने आंसर्स में टच करते हैं वो टच करना सीखिए आप। सो ये आपका स्मार्ट स्टडी का पैटर्न है। इसके बाद लास्टली मैं ये वापस आपको ब्रूटल फैक्ट्स, जो कड़वा सच है इंस्टीट्यूट के मार्किंग पैटर्न का, उससे रूबरू करा दूं। क्योंकि जब पढ़ते हैं तो नॉलेज ओरिएंटेड पढ़ते हैं, अलग दुनिया में चले जाता है, बट अब एग्जाम के लिए पढ़ना है, पास होने के लिए पढ़ना है, स्कोर लाने के लिए पढ़ना है, तो आपको अपना आंसर का पैटर्न इंस्टीट्यूट के एक्सपेक्टेशन से मैच कराना पड़ेगा। और इंस्टीट्यूट के एक्सपेक्टेशंस की कुछ ब्रूटैलिटी हैं कि जब बात आती है पेपर सेट करने की तो वो दो तरह के क्वेश्चंस दे सकते हैं। एक सिमिलर क्वेश्चंस जैसे कि उसने पास में पूछा हुआ है उसी को ट्विस्ट करके दिया है, ओके, या फिर उससे रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूट मैट में थ्योरी है उसी को लेके कोई क्वेश्चन बना के दिया गया है। और दूसरा होता है एकदम न्यू क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है। न्यू क्वेश्चन मतलब ऐसा जिसका इंस्टीट्यूट मैट में दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक क्वेश्चन आया था नवंबर 20 में स्ट्राइक को लेकर, तो वो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट मैट में नहीं था, वो ओल्ड सिलेबस का इंस्टीट्यूट मैट में था, स्ट्राइक और विदाउट स्ट्राइक को लेकर। तो ऐसा कुछ नया क्वेश्चन तो आएगा ही। अब वो एक आएगा कि दो आएगा ये हम नहीं जानते, बट ज्यादा से ज्यादा एक या दो ही आता है, उससे ज्यादा भी नहीं आता है। अब उसको देख के घबरा नहीं जाना, पेपर का रेटिंग खराब मत कर देना, अपने मन में जज मत कर लेना कि पेपर गया, वो आएगा ही आएगा, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आपने लकी हुए तो कुछ नहीं आएगा, अगर अपने थोड़े से भी मान लीजिए अनलकी या मान लीजिए बोलते हैं ना मेहनती आदमी है तो वो थोड़ा बहुत तो आएगा ही आएगा, उसका आपने कुछ कर ही नहीं सकते हैं। सो सिमिलर क्वेश्चन यदि आता है तो इंस्टीट्यूट बोलता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पेपर सिमिलर क्वेश्चंस पे सेट करता हूं, और अगर न्यू क्वेश्चंस आता है
तो मैं थोड़ा फ्रीली चेक करता हूँ, रिलैक्स्ड वे में चेक करता हूँ, मतलब सरप्लस मार्क्स देने का स्टूडेंट को कोशिश करता हूँ। ऐसा बोलता है, करता है कि नहीं मेरे को नहीं पता, बट ऐसा कहता है इंस्टीट्यूट अपने इंटरनल बातों में। वो अपने बोलते हैं कि कमिटीज में, काउंसिल्स में, कि अगर न्यू क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग लिबरल चेकिंग करेंगे, और ये जो मान लीजिए सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे तो हमें अपना वाला पूरा चाहिए, मतलब हार्ड चेकिंग करेंगे ऐसा नहीं बोलते, तब हमें अपना वाला पूरा पूरा कंटेंट चाहिए तभी हम मार्क्स देंगे। ठीक है, अगर आप मेरा वाला कंटेंट मुझे पूरा पूरा देते जा रहे हो और मेरा सिमिलर क्वेश्चंस ही है तो मार्क्स काटेंगे ही नहीं आपका। मुझे मेरे पुराने क्वेश्चंस में कोई भी अपना नयापन नहीं देखना है आपका, आप जो आपको हम बताएं आप उसी सिस्टम में आंसर लिख के दो। ये ब्रूटैलिटी है, वो आपका इनोवेशन, आपका क्रिएटिविटी नहीं देखना चाह रहे। और जरूरत भी क्या है, अभी क्रिएटिविटी का जमाना थोड़ी है, अभी आपको एग्जाम का एक्सपेक्टेशन मीट करना है। क्रिएटिविटी वगैरह सीए बनने के बाद, ठीक है, रिसर्च करिएगा और फिर क्रिएटिविटी दिखाइएगा। न्यू क्वेश्चंस में क्रिएटिविटी दिखाइए, इंस्टीट्यूट बोल रहे हैं हम लिबरल मार्किंग करेंगे। सिमिलर क्वेश्चंस में अगर प्रैक्टिकल है तो इंस्टीट्यूट बहुत क्लियर है कि भाई तू जैसे भी कर दे आंसर निकाल दे, जैसे भी आंसर्स आना चाहिए वो ही इंस्टीट्यूट के लिए इंपॉर्टेंट है। और हो सके तो उसमें वर्किंग्स और अजम्पशंस थोड़ा सा दिखा देना, जिससे कि कहीं पे भी कंफ्यूजन न जनरेट हो रहा हो। वर्किंग एंड अजम्पशन, उसमें प्रेजेंटेशन को लेके कोई वांदा ही नहीं है, मतलब आपने स्टेटमेंट बनाया, पैराग्राफ फॉर्म लिखा, कुछ मतलब नहीं इंस्टीट्यूट को। बस हो सके तो वर्किंग्स एंड अजम्पशंस, वर्किंग एंड अजम्पशंस का मतलब है कि ब्रेक डाउन योर सोल्यूशन। मतलब एक साथ, जैसे आप मान लीजिए सेल्स से प्रॉफिट निकालना है तो सीधा प्रॉफिट नहीं निकालकर कंट्रीब्यूशन भी दिखाओ। ठीक है, कंट्रीब्यूशन दिखाने से फायदा क्या होगा कि आपको कोई स्टेप मार्किंग मिल जाता है, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर स्टेप मार्किंग। अगर आप वर्किंग अजम्पशंस और ब्रेकडाउन अच्छे से करते हैं ना तो यू गेट गुड स्टेप मार्किंग इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, क्योंकि बीच बीच में जैसे होता है कि कंट्रीब्यूशन निकाला सही उसका मार्क्स दे दो, इस पर्टिकुलर पार्ट का प्रॉफिट सही निकला तो उसका मार्क्स दे दो, उस पर्टिकुलर पार्ट का प्राइस सही निकला तो उसका मार्क्स दे दो। तो जैसे भी आंसर्स निकालो, वर्किंग एंड अजम्पशंस अच्छे से लिखो। जैसे कोई कॉस्ट नहीं ले रहे हो आप अपने कैलकुलेशन में, तो क्यों नहीं ले रहे हो वो बता दो। जैसे इररेलेवेंट कॉस्टिंग में आता है ना, इररेलेवेंट कॉस्ट कोई है तो इग्नोर क्यों कर रहे हो, तो उसको बता दो। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में डेवलपमेंट कॉस्ट को इग्नोर कर रहे हो अगर आप, क्योंकि आपके इवैल्यूएशन में इररेलेवेंट हो रहा है, तो उसको लिख देना कि ये इस कारण से इररेलेवेंट है। तो वो लिखने का भी एक मार्क होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू स्कोर 83 इन एससीएम, एक पूरा पेपर एनालिसिस करके, अगर आपको टाइम मिले तो आप उसको देख लीजिएगा। और थ्योरी में वो बोलता है मेरा पॉइंट्स, आईसीआई बोलता है मुझे मुझे मेरा पॉइंट्स चाहिए। पॉइंट्स मतलब पॉइंट कई बार आईसीआई का आंसर में ही नहीं दिया हुआ है, सब पैरा पैरा फॉर्म में दिया हुआ है, तो हर पैरा में कुछ ना कुछ बात छुपा हुआ है, कुछ ना कुछ आइडियाज इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन के प्रति दिया हुआ है। वो आइडियाज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वो जब आप केस स्टडी डाइजेस्ट की क्लासेस करोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। तो आईसीआई पॉइंट्स आपको उसमें ब्रेक डाउन करके लिखने हैं, चाहे पैराग्राफ फॉर्म में लिखिए चाहे पॉइंट फॉर्म में लिखिए, उससे मतलब नहीं है, बट पॉइंट्स होने चाहिए। इलैबोरेट बाय योर ओन, इलैबोरेशन अपने भाषा में कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि सच बात बताएं, चेक करने वाले कभी भी कोई इलैबोरेशन को पढ़ने नहीं जाते हैं, वो सिर्फ आपका कॉन्टेक्स्ट देख रहे होते हैं कि आंसर में वो सब पॉइंट्स मौजूद है कि नहीं। और इलैबोरेट करना पड़ेगा, खाली पॉइंट पॉइंट लिख के आओगे तो नंबर पूरा नहीं देगा, इलैबोरेशन का मार्क्स काट लेगा। इलैबोरेट करते चलो। इलैबोरेट में मजे की बात है कि कभी कभी कोई भूल भाल भी इलैबोरेशन कर देता है ना तो भी नंबर दे देता है, क्योंकि इलैबोरेट कोई पढ़ने नहीं जाता, मेन वो देखने जाता है पॉइंट, और खाली पॉइंट लिखोगे तो नंबर नहीं देंगे क्योंकि इलैबोरेट नहीं किया। और इलैबोरेट गड़बड़ भी किया तो भी चलता है, बट गड़बड़ क्यों करेंगे, आप सही सही इलैबोरेट करिए ना, अपने हिसाब से थोड़ा सा इलैबोरेट कर दीजिए। बट पॉइंट ऑफ टच पॉइंट्स जो है आंसर्स में उसको मेंटेन करने का कोशिश करिए। इसी के लिए जब आप पढ़ाई करेंगे तो उसका लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, और ओन शीट्स उसका बना के चैप्टर वाइज उसको लिंक करते चलेंगे। ठीक है, और जब न्यू क्वेश्चंस की बारी आ रही है तो आपको मैंने एक्टिव रीडिंग सिखाया है। अगर एक्टिव रीडिंग आपको पता नहीं है मेरा क्या है, बाई चांस आप हमारे स्टूडेंट नहीं है, तो आप हमारा इसके ऊपर एक अलग से वीडियो है, आप देख सकते हैं, हाउ टू डू एक्टिव रीडिंग इन एससीएमपी ऐसा लिखा है, कई वीडियो है, आप उसको देख लेंगे। तो एक्टिव रीडिंग क्या करता है, आपको स्पिरिट देता है कि क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करेंगे, क्वेश्चन को अलग अलग पॉइंट्स में ब्रेक डाउन करेंगे और वर्किंग करते करते चलेंगे।
और हर वर्किंग को प्रेजेंट करते करते चलेंगे तो बाय द एंड ऑफ द क्वेश्चन आपके पास बहुत सारा आंसर्स ऑलरेडी आ जाता है। और फिर एक्टिव रीडिंग करने के बाद जो भी आपका नॉलेज है, यूज योर नॉलेज और कॉन्सेप्ट, आप उसको लगा दीजिए। और उसमें थोड़ा हो सकता है ना कि जैसे आपको लग रहा है ये लिखना है, तो थोड़ा उसमें एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है कि क्वेश्चन का एक इंट्रोडक्शन लिखने का कोशिश करिए, आंसर लिखते समय एक इंट्रोडक्शन लिखिए। दूसरा नंबर फिर आप उसमें स्किल वर्ब्स को ध्यान दे के पढ़िए। स्किल वर्ब्स को लेकर भी अलग से एक वीडियो बनाया हुआ, राइटिंग पैटर्न ऑफ केस स्टडीज बोलकर, आप उसको देखिएगा। स्किल वर्ब्स को ध्यान दीजिए कि एडवाइस मतलब क्या बोलना चाह रहा है, इवेल्युएट है क्या मतलब होता है, डिस्कस मतलब क्या है, कितने मार्क्स का है, उसके हिसाब से फिर मार्क्स भी चेक करिए कितने मार्क्स का है। इंट्रोडक्शन लिखिए, स्किल वर्ब्स देखिए, मार्क्स देखिए, और फिर अपना जो भी एनालिसिस है उसको प्रेजेंट करिए। और प्रेजेंट करते समय उतना मत सोचिए कि सही है कि गलत है, आप बस उसको लिखते चलिए। हो सके तो जैसे एक फ्लो होता है ना, कि जैसे फ्लो होता है कि डेफिनेशन लिखिए पहले उस चीज का, फिर उसका एडवांटेज लिखिए, फिर उसका डिसएडवांटेज लिखिए, फिर उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन करने का तरीका लिखिए, फिर जो केस सिनेरियो में इशू है, केस स्टडी का जो इशू है उसको लिखिए। केस स्टडी का जो इशू है उसको लिखकर उसका फिर सॉल्यूशन देने का कोशिश करिए इन द लाइट ऑफ स्किल वर्ब्स। ये जैसे ही मैंने जनरल बताया आपको, मतलब दीज आर द वेज ऑफ हैंडलिंग अ न्यू क्वेश्चन। कि एक्टिव रीडिंग करेंगे तो क्वेश्चन ब्रेकडाउन होते चले जाएगा अपने आप। रीड करते करते एंड तक पहुंचोगे तो बहुत सारा पॉइंट्स ऐसे ही मिल जाएगा आपको। और फिर आपका जो नॉलेज है उसको यूज करिए। फिर आप इंट्रोडक्शन बनाइए, स्किल वर्ब्स को ध्यान में रखते हुए, मार्क्स को ध्यान में रखते हुए अपना एक फ्लो को सोच के आंसर लिखिए। बाकी जो होगा सो होगा। कोशिश करिए कि एग्जिस्टिंग क्वेश्चन से ही पेपर भर जाए आपका। अब न्यू क्वेश्चन अगर करना पड़े, कॉन्फिडेंस हो तो जरूर करिए। ऐसा नहीं कि न्यू क्वेश्चन को नहीं करना चाहिए। मैं अपने एग्जाम की बात बताऊं, हमारे टाइम पे एक नया क्वेश्चन आ गया था डिसीजन मेकिंग का, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेरे को बहुत पसंद था। बट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मेरे को पता था वो क्वेश्चन करने जाऊंगा ना तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, और न्यू क्वेश्चन जो आया था उसको पढ़ के ऐसा लगा कि वो बहुत आसान है, तो उसको करने का दिल किया। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को छोड़ा, जिसको बहुत मेहनत से प्रैक्टिस किए थे, और वो छोटा सा न्यू क्वेश्चन को करके आ गया। तो मजा आता है। वैसे कभी कभी होता है, ट्रेड ऑफ तो करना ही पड़ता है ना आपको। तो ये बेसिक आपको ध्यान रखना है ब्रूटल फैक्ट्स फॉर स्कोरिंग इन एग्जाम के बारे में भी। लास्टली एक बात और बता दूं, जब भी प्रिपरेशन करेंगे तो देयर शुड बी 3 रिविजन्स ऑफ योर सब्जेक्ट। कितना? 3 रिविजन। रिविजन 1 का ड्यूरेशन होना चाहिए मेरे हिसाब से, रिविजन 1 का ड्यूरेशन मेरे हिसाब से होना चाहिए, ड्यूरेशन अगर मैं बोलूं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 दिन। अब उतना टाइम नहीं निकल रहा है तो वो आपको फिर उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। बट 25 दिन मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 20 दिन इज इनफ, 25 दिन मैक्सिमम। अब हो सकता है इसमें आपका 100% नहीं भी हो रहा हो, ऐसा भी होता है बहुत बार। अगर बाई चांस ऐसा केस हो रहा है कि आप पूरा उसमें नहीं कर पा रहे तो कोई नहीं है, 1-2 चैप्टर छूट जाए कोई बात नहीं। बट वो बेस्ट 5, इसका गोल होना चाहिए आपका कि वो जो बेस्ट 5 चैप्टर्स है वो आपके ग्रिप में आ जाए। ठीक है, इस रिवीजन का गोल होना चाहिए कि वो वन सोर्स क्रिएट हो जाए, वन सोर्स क्रिएट हो जाए। इस रिवीजन का गोल होना चाहिए कि बाकी का, अच्छा बेस्ट 5 मतलब ओनली 5 नहीं बोल रहे हैं, ओनली 5 चैप्टर से फिर रिवीजन कैसे होगा, रिवीजन 1। फिर बाकी का जो चैप्टर्स है उस बाकी का चैप्टर्स में सारा वो मार्किंग का काम हो जाना चाहिए। मार्किंग का जितना काम है प्रैक्टिकल और थ्योरी वो हो जाना चाहिए। थ्योरी के लिए मतलब प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, प्रैक्टिकल का तो ट्रिक्स मार्किंग होना चाहिए और थ्योरी का वो लिस्ट बन जाना चाहिए आपका कि किस किस क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट्स इंस्टीट्यूट ने बोला हुआ है। वो पॉइंट्स मुझे याद रखना है, आपको ये मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, रिवीजन 1 के बाद अब रिवीजन 2 की जब बारी आएगी तो रिवीजन 2 में यू विल पिक अप योर दैट वन सोर्स ओनली, जिसके ऊपर आपने सारा अपना रिवीजन 1 में काम किया था। तो रिवीजन 2 मेरे हिसाब से आपको 7 से 8 दिन मिलता है एक सब्जेक्ट के लिए, अगर आप प्लान करेंगे तो। जैसे कि अगर आपके पास 5 महीना हाथ में, तो 5 महीना है तो ब्रेक डाउन करेंगे आप 2 महीना, ऐसे कर सकते हैं, ढाई, डेढ़ और 1,
ढाई डेढ़ एक। अब हाथ में 4 महीने तो दो एक एक, 2 महीना फर्स्ट रिवीजन, 1 महीना सेकंड रिवीजन, 1 महीना थर्ड रिवीजन, ऐसे 3 रिवीजन करना है आपको। तो ड्यूरेशन इसके लिए 7 से 8 दिन ही मिलेगा। तो इसमें अगर कोई लेफ्ट आउट चैप्टर रह गया था फर्स्ट रिवीजन का, तो उसको करेंगे लेफ्ट आउट चैप्टर्स, और अपना रिव्यू चालू करेंगे। जो फर्स्ट रिवीजन आपने किया था, उस फर्स्ट रिवीजन में जो भी आप मार्किंग वगैरह किए थे, उस मार्किंग वगैरह को याद करने का कोशिश करेंगे। मार्किंग का रिटेंशन पे गौर करेंगे कि कितना ज्यादा से ज्यादा आपको याद आ रहा है, उस पे फोकस करेंगे कि मुझे जितना भी मार्क पोर्शन है वो ठीक से याद है कि नहीं है। और बाय दैट टाइम अगर कोई इंस्टीट्यूट का आपका आरटीपी एमटीपी आ गया बाय चांस, तो अगर टाइम मिले तो उसको भी देख लेना चाहिए। नहीं तो रिवीजन 3 भी होगा, रिवीजन 3 में चले जाएंगे। रिवीजन 3 में आपको एक सब्जेक्ट के लिए 3 to 4 डेज ही मिलता है, और वो 3 to 4 डेज में आपको अब लेफ्ट आउट चैप्टर्स कुछ नहीं करना है। अब मार्किंग वाला ही आपको वापस से रिटेंशन पे वापस ध्यान देना है कि और कौन कौन सा चीज मुझे याद नहीं रहा। वही वन सोर्स का जो मार्किंग है, मतलब मार्किंग मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ वो वन सोर्स और मार्किंग इकट्ठा है आपका, ठीक है। वन सोर्स ही आपका मार्किंग है, और इसी को लेके आपको वापस रिटेंशन पे फोकस करना है। प्लस अगर उस समय कोई लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी आया हुआ है तो उसको जरूर देख लेना है। उसके पहले का आरटीपी एमटीपी तो आपका प्रिपरेशन में रिवीजन 1 का पार्ट था ही। और डे बिफोर एग्जाम अगर आप बोलेंगे तो उसमें क्या करना है, डे बिफोर एग्जाम में सिर्फ वो 1 डे 1.5 डे जो आपको मिलता है, वो रिवीजन 3 को ही रेप्लीकेट करना है। गोल इज टू रेप्लीकेट रिवीजन 3 इन फास्टेस्ट वे, एंड वो अपने आप होता है। अगर रिवीजन 1 2 3 ढंग से हुआ है तो डे बिफोर का आप टेंशन ही मत लो। जब आप रिवीजन 1 करोगे आपको लगेगा अरे बाप रे, मेरा का जो पढ़ा हुआ है मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है, ऐसा होगा। डोंट वरी, मूव ऑन। जब रिवीजन 2 करोगे तो रिवीजन 1 का कुछ याद नहीं आ रहा, आपको हल्का हल्का धुंधला धुंधला याद आ रहा है, आपको हर एक जगह लग रहा है आप अटक जा रहे हैं। 5 पॉइंट पढ़े थे 2 ही याद आ रहा है, 5 पॉइंट पढ़े थे 1 ही याद आ रहा है, आपको फिर थोड़ा सा लगेगा। बट ठीक है, फोकस ऑन रिटेंशन, थोड़ा और ध्यान दो। कुछ निमोनिक्स विमोनिक्स फॉलो करके उसको रिटेंशन पे ध्यान दो, कैसे भी मैं याद रखूं, बड़बड़ा बढ़ के घूम घूम के जैसे भी याद करते हैं वो पॉइंट्स वॉइंट्स को याद करने का कोशिश करिए। ठीक है, पूरा पूरा प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट्स को भी बड़बड़ा के बोल दीजिए। जैसे रेलेवेंट कॉस्टिंग है तो इतना सारा है, मान लीजिए ओई है तो ओई में 3 रेशियो होता है, अवेलेबिलिटी रेशियो और आपका परफॉर्मेंस रेशियो, और तीसरा होता है क्वालिटी रेशियो। ऐसे जेआईटी परचेज सिस्टम में क्या फॉर्मेट होता है, जेआईटी प्रोडक्शन सिस्टम में क्या फॉर्मेट होता है। रैंडम कोई भी टॉपिक को उठाइए और उसका बड़बड़ा बड़बड़ा के पूरा, प्रैक्टिकल हो तो प्रैक्टिकल बोल दीजिए, थ्योरी हो तो थ्योरी बोल दीजिए, और देखिए ज्यादा से ज्यादा कितना याद आता है। तो उस समय क्या रिवीजन 2 और 3 में ना लिखने का कुछ काम नहीं है। रिवीजन 1 में क्या करना पड़ेगा आपको, हर सम का एक बार कैजुअल प्रैक्टिस करना होगा, रफली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हर सम का रफली प्रैक्टिस करना होगा। रिवीजन 2 में अगर लेफ्ट आउट चैप्टर्स है तो उसका करना पड़ेगा, अगर वो लेफ्ट आउट चैप्टर नहीं है तो रिवीजन 2 में बस खाली मुझे घुमाना है, बार बार घुमाना है। जितना ज्यादा मैं घुमाऊंगा, हर क्वेश्चन को टच कर जाऊंगा, उतना मेरे लिए अच्छा है। ठीक है, रिवीजन 2 में भी कुछ ऐसा होगा कि कुछ ऐसा नया चीज मिल गया जो 1 में नहीं दिखा था, तो उसको अलग कलर से मार्क कर लेना। ठीक है, फिर वैसे ही रिवीजन 3 एक अलग कलर का पेन लेके रखना, जिसमें 2 में भी कुछ छूट गया था रिवीजन करते वक्त, तो कुछ नया दिख गया तो उसको मार्क कर लेना। एंड आई थिंक ये फॉर्मूला एकदम सक्सेसफुल है। हमारे एक स्टूडेंट ने जनवरी 21 में, आयुष केजरीवाल ने 87 मार्क्स लाया। वो उसका इंटरव्यू है, आपको अगर फ्री टाइम में मोटिवेट होना हो तो उसका इंटरव्यू आप जरूर देखिएगा, आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। वो कितना पोलाइटली और कितना हम्बली पूरा चीज एक्सप्लेन किया ना, मजा आ जाता है कि इस तरह से सर मैंने पढ़ा और मेरे को कोई रटने का भी जरूरत नहीं पड़ा। देखो कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको कोई पॉइंट्स याद नहीं करना पड़ता, वो एक बार दिखता है याद हो जाता है, होते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिसको गाना एक बार सुनते हैं उसको पूरा लिरिक्स याद हो जाता है, और मेरे जैसा इंसान को गाना को याद करना पड़ेगा तब मुझे याद होगा, फिर भी मैं भूल जाऊंगा बार बार, ऐसा होता है। किसी किसी बच्चे के साथ होता है कि वो एक बार कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ लेता है या पॉइंट्स को देख लेता है, उसको पॉइंट्स अपने आप ही याद हो जाते हैं, उसको मगअप नहीं करना पड़ता है। किसी किसी को होता है नहीं याद होते, उतना ध्यान से वो पहला बार पढ़ता ही नहीं, तो उसको बार बार फोकस करना पड़ता है, तो उसको निमोनिक्स चाहिए, उसको कुछ और चाहिए, ऐसा होता है। और बहुत बार होता है किसी के साथ आधा आधा रहता है, कुछ आधा याद रहता है आधा नहीं रहता है। तो अल्टीमेटली रिक्वायर्ड क्या है कि आप पूरा पूरा याद तो करो, ये सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है। ज्यादा से ज्यादा मतलब 100% नहीं तो 90 सही भैया, समथिंग इज बेटर देन नथिंग।
जितना ज्यादा से ज्यादा अपना लेवल को, रेंज को ले जा सकोगे, उतना ज्यादा आप स्कोर करोगे। मेरा जो एक्सपेक्टेशन आपसे है कि इतना सब बात बताने के बाद अगर आप इसको इंप्लीमेंट कर लिए, तो इंप्लीमेंट करने से मेरी ये उम्मीद है कि आप सबका स्कोर में पासिंग मार्क बेयर मिनिमम 60 रहेगा। कॉस्टिंग जैसा सब्जेक्ट में जिसमें स्कोर के वांदे रहते हैं, बट अगर आप मेरी बात को मान लिए और इंप्लीमेंट कर लिए, तो मैं इस बार आने वाले टर्म में हो सकता है आप लोगों का मार्क्स भर भर के 70s में, भर भर के 80s में देखूंगा। किसी किसी का 90 भी टच कर जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ऐसा अगर आप मेरी बात को मान लिए तो, और मुझे आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है इस बार, क्योंकि ये अप्रोच जो आईसीआई का वो सामने आ चुका है, और फिर भी हम अगर फॉलो नहीं किए तो फिर हमारे में ही कमी रह गई। तो फॉलो करने की बात है, बस अब टाइम है, जितना उसको मैनेज करो और उसी में जितना ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ला सकते हो लाओ। फोकस करो कि मुझे कम से कम दिन में 12 घंटा मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है। और बेस्ट क्या है, 12 घंटा के ज्यादा कभी मन लगे तो 15 भी खींचो। ऐसा नहीं कि बस घड़ी देख के वो ड्यूटी बजाना है कि 12 घंटा ही पढ़ना है या 10 घंटा ही पढ़ना है, ऐसा नहीं। जब मन लग जाए तो 16 भी खींचो, 17 भी खींचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिससे कि जिस दिन थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट हो जाए तो उस दिन थोड़ा कम भी पढ़ ले तो भी बैलेंस हो जाए। ओवरऑल टारगेट पे फोकस करो। डेली क्या है उतना ज्यादा वो इंपॉर्टेंट नहीं, ओवरऑल टारगेट कैसे जल्द से जल्द खत्म हो जाए। कोशिश करो कि 20 का 19 में हो जाए, तो एक दिन रेस्ट भी कर लेंगे तो भी अच्छा है। क्या होता है ना, फिर माइंड में एसिमुलेशन होता है, बीच बीच में ब्रेक मिलते रहता है ना, तो माइंड में एसिमुलेशन होता है। जब पढ़ते पढ़ते मन उकता जाए, आपको लगे कि अब जा ही नहीं रहा, आप जबरदस्ती खाली रीड ही रीड कर रहे, घुमा रहे, अननेसेसरी बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा ब्रेक लो, वापस आके फिर पढ़ने बैठो, देखो अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, जब थक जाओ तो थोड़ा सा रेस्ट लो। अननेसेसरी अपने आप को ओवर ओवर प्रेशर मत देना, क्योंकि इस माहौल में हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कहीं आपकी तबीयत बिगड़ गई तो और लेने का देना हो जाएगा। तो इसलिए सब चीज का ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़े। आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड एज यूजुअल मैं हमेशा अवेलेबल हूं आप लोगों के लिए, कोई भी तरह की दिक्कत आपको नहीं आएगी। लास्ट मोमेंट पे एक बताना भूल ही गया था, अभी जाते जाते वो याद आया। रिवीजन 2 और रिवीजन 3 में जहां पे रिटेंशन पे फोकस करना है ना, यहां पर इसके लिए भी एक साधन हम लोगों ने बना के रखा हुआ है, वो है एससीएम का ऑडियो पॉडकास्ट। आप लोगों ने अभी तक उसका फायदा उठाया कि नहीं पता नहीं, सारा ही चैप्टर का बना दिया है, अभी तक 11 चैप्टर का बना हुआ है आईसीए मैट के हिसाब से, टाइम स्टैम्प भी किया हुआ है, तो जिसको जैसा जरूरत हो वैसा यूज कर ले। ठीक है, सब कुछ किया हुआ है। एससीएम ऑडियो पॉडकास्ट आप रिवीजन 2 से पिकअप कर सकते हैं। फर्स्ट रिवीजन में मैराथन यूज करें, सेकंड रिवीजन में ऑडियो पॉडकास्ट यूज करें। मैं आपको दिखा देता हूं, हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर हम जाते हैं, ये देखिए सतीश जलान, ये मेन चैनल है आपको जिसमें भी सारा फोकस करना है, और एक हमारा एसजीसी इंस्टीट्यूट वाला चैनल है, उस पर भी आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, आपके बैच वाइज प्लेलिस्ट बने हुए हैं। ठीक है, 20B, फिर यहाँ पे 19A 20A, ये फास्ट ट्रैक के लिए बना हुआ है, ये 19B के लिए बना हुआ है। तो जिसका जो बैच है उसमें सारा वीडियोस डाला हुआ है, उसमें भी प्रायोरिटाइज मैंने आपको कर दिया है। उसके अलावा उसमें पेपर रिव्यूज के वीडियोस और लास्ट मिनट स्टडी प्लान, और भी आपको लास्ट डे रिवीजन का सीक्वेंस क्या रखना चाहिए, ऐसे दुनिया भर के वीडियो आपको मिलेंगे। तो वो सब आप साइड में रखना उसको, ऐसा नहीं कि वो पढ़ने से ही पढ़ाई होगा। जैसे 100 आवर्स स्टडी प्लान, ये अब आपको मान लीजिए 100 आवर्स, मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे वो 20-25 दिन का जो पढ़ाई है ना, उसको करने का एक प्लान चाहिए, तो आप ये वाला 100 आवर्स स्टडी प्लान देख सकते हो। ये सब साइड वीडियोस है। फिर पेपर रिव्यू सारा आपको देखना ही है। ये सब छोटा छोटा जो कॉन्सेप्ट्स है, ये पहले केस स्टडी डाइजेस्ट कर लो, उसके बाद डीजेबी को सॉल्व करना स्टार्ट करना। केस स्टडी डाइजेस्ट करने के बाद एडिशनल क्वेश्चंस ऑफ आईसीआई करना। आपको मैंने बताया ना एक सीक्वेंस, मैं वापस दिखा देता हूँ, यहाँ पे सब मिल जाएगा आपको। केस स्टडी डाइजेस्ट मेन दिखेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर आईसीआई मैट का एडिशनल क्वेश्चंस बोल के भी दिखेगा। ठीक है, आईसीआई मैट एडिशनल क्वेश्चंस, ये देखिए आईसीआई मैट एडिशंस, आईसीआई मैट एडिशंस। तो वो 3 वीडियो था जो ओई को लेकर और थ्योरी और प्रैक्टिकल को लेकर, वो पूरा करना है। इसके बाद जो बचे हुए हैं ना, वो सब साइड वीडियोस हैं, वो आपको रेफर करना है तो कर लीजिएगा, नहीं तो आपका वो मैराथन के कारण सब कवर हो जाएगा। आप मैराथन रिवीजन पढ़ेंगे ना, उसमें सब कवर हो जाएगा। और डीजेबी सॉल्यूशन जब करने लगेंगे तो उसमें कई सारे जगह आप अटकेंगे, तो पेपर रिव्यू वीडियोस आपको हेल्प करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे पेपर रिव्यू वीडियोस है, एमटीपी में 21, आरटीपी में 21, तो ये सारा पेपर रिव्यू वीडियोस आपको हेल्प करेगा
वो पेपर रिव्यू वीडियोस आप फॉलो करिएगा। कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर स्पेसिफिक सेक्टर नाम का जो चैप्टर है उसको पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, आपका काम उसको लेकर मैंने बता ही दिया। कुछ कुछ क्वेश्चन में कुछ मुझे इम्प्रोवाइजेशन देने थे तो वो सब मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो आप ये इतना सारा वीडियोस है उसको देख के घबराइएगा नहीं कि 72 वीडियोस है, अरे वो रेफर करने के लिए। आपको लगता है कि मुझे ना रिटन प्रैक्टिस करना है थोड़ा केस स्टडी का पूरा पूरा, आपको मन में आ रहा है, आपके पास टाइम भी बच रहा है, तो रिटन प्रैक्टिस का कोई सा वीडियो खोलो और उसको प्रैक्टिस करो। रिटन प्रैक्टिस का कोई सा वीडियो खोलो और प्रैक्टिस करो। इसी तरह से आपका सारा प्लेलिस्ट यहाँ पे बना हुआ है। एसएफएम का भी मैराथन रिवीजन वीडियोस है, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं, बहुत फैंटास्टिकली पढ़ाया हुआ है। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एसएफएम में भी आपको लगता है कि मुझे स्टार्ट चाहिए एक, तो पहले उस चैप्टर का वीडियो देखा, उससे मेरा समरी बना रहा हूँ मैं हर वीडियो में, वो समरी बनाया और फिर दमादम उसका सम्स किया। एसएफएम में भी हमारा डीजेबी सॉल्यूशंस वीडियोस भी हमने डाला हुआ है, एसएफएम का भी डीजेबी बुक है। तो जो पैटर्न कॉस्टिंग का है वही पैटर्न एसएफएम का भी है। उसमें एसएफएम डीजेबी को सॉल्व करते जाएंगे तो सारा क्वेश्चंस आपका अटेम्प्ट होता जाएगा और आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एससीएमपी डीजेबी बुक का सॉल्यूशंस भी डाला हुआ है। इसमें तो अभी एक बहुत बढ़िया चीज कर दिया कि हर वीडियो में क्वेश्चन नंबर वाइज मार्किंग भी करा दिया, बट उसमें हर चैप्टर का भी जो लेटेस्ट आ गया ना, नया नया और भी ऐड हो गया, तो नया नया और इसके अंदर उस वीडियो में तो नहीं ऐड हो सकता ना, पुराना वीडियो अपलोड हो गया तो उसमें तो और ऐड नहीं हो सकता, तो बाकी का आपको फिर पेपर रिव्यू वीडियो से देखना पड़ेगा। मैराथन रिवीजन मैंने आपको बता ही दिया। फिर यहाँ पे आप देखना, ये ये करने का अभी जरूरत नहीं है। रिवीजन थ्योरीज अगर आपने क्लास किया हुआ है तो जरूरत नहीं है, अगर क्लास ही नहीं किया हुआ है, बहुत पुराने बैच के आप स्टूडेंट हो और आपको एकदम न्यू सिलेबस का कुछ भी एक्स्ट्रा का ज्ञान ही नहीं है और मैराथन रिवीजन में थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा ही हो, फास्ट फास्ट हो रहा है, मेरे को डिटेल में सुनना है, तो फिर ये रिवीजन थ्योरीज ऐसे मैट है ये भी, लेकिन आपका पुराना मैथ से कराया हुआ है। कंटेंट 80 से 90% सेम है, ऐसे नया मैथ में थोड़ा और एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, तो वो एक्स्ट्रा ऐड का फिर ऐसे मैथ एडिशंस नाम का मैंने जो आपको वीडियोस दिया हुआ है उससे आप कर सकते हो। मोटिवेशन लेना है मोटिवेशन ले लीजिएगा, पेपर रिव्यूज वीडियो देखना है वो देख लीजिएगा। और यहाँ पे पॉडकास्ट है, देखिए एससीएमपी पॉडकास्ट, ये पॉडकास्ट को आप पूरा यूज करिए, 11 चैप्टर का 11 है, तो इस रिवीजन 2 और रिवीजन 3 में आपको बहुत हेल्प करेगा। और इसमें भी सब टाइम स्टैम्प किया हुआ है, तो आपको जिसका जरूरत हो उसी का सुनिए। तो एक बार रिटेंशन पे काम करना, रिवीजन 2-3 पे, रिवीजन 1 पे पूरा 100% कवर करके मार्किंग करके सब वन सोर्स पे ले आना, जिससे कि मान लीजिए बस इतना सही कुछ बचा हुआ है जिसके ऊपर मुझे रिवीजन 2 रिवीजन 3 पर फोकस करना है, ऐसा स्ट्रेटजी बना के चलना। बहुत सारा चीज का मुझे जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत पड़ेगा मैं यहाँ अटकूंगा तो मैं रेफर कर लूंगा, ये अप्रोच आपका चाहिए। मैंने काफी कुछ बताया है। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग एंड आई होप कि आपका ये जो समय आपने मुझे दिया वो व्यर्थ नहीं जाएगा, आपको कहीं ना कहीं डायरेक्शन मिला होगा, आप उसको फॉलो जरूर करेंगे। ऑल द बेस्ट, रियली वांट टू सी यू बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड दैट टू विथ अ फ्लाइंग मार्क्स, उड़ता हुआ मार्क्स, कूद कूद के मार्क्स आपके पास आता हो, ऐसा मार्कशीट भी आपका देखना चाहूंगा। अगर वीडियो से कुछ भी फायदा हुआ तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, एज वेल एज पास हो जाएं तो मिठाई जरूर खिलाइएगा। मिलते हैं।